हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एसएससी जीडी की यह क्लास लगातार चल रही है, यह सीरीज लगातार चल रही है और इसी क्रम में आज की यह क्लास 18 नवंबर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसके मैथ्स के क्वेश्चन इस क्लास में मैंने लिए हैं और यह सीरीज की 7वीं क्लास है। आपको डेली 7 बजे शाम को मिलती है। इसके पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। आपको एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम देना है तो यह क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा, इन्हीं क्लासों से आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी का क्या पैटर्न रहा था और आगे भी किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 रुपये में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, वैसे तो प्रश्न यहाँ पर ये गलत है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा गया होता। ठीक है, पर खरीदा गया होता और 180 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कितना है यह बताइए। तो अब यह प्रश्न पूरी तरह से सही हुआ, तो इसे आप गलत प्रश्न मान करके छोड़ भी सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10% का लाभ, अगर मान लीजिए 100 यूनिट सीपी जो होगा क्रय मूल्य होगा वो 100 यूनिट रहा था, इसे 12% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 112 यूनिट में बेचा जाता है। यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा जाए, यानी 100 के बजाय 95 में खरीद लिया जाए और 180 रुपये कम में बेचा जाए तो इसे कितने का लाभ प्राप्त होता है? 10% का लाभ प्राप्त होता है। यानी 95 में 10% का लाभ अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? 110 से गुणा करके 100 से भाग कर देंगे तो 11 25 55, 11 9 99 और 5 104। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 104.5 आ जाएगा। तो देखिए, पहले 112 यूनिट में बेच रहा था, अब 104.5 में बेच रहा है, तो कितने कम में बेच रहा है? 180 रुपये कम में बेच रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितने यूनिट की कमी हुई है, तो 112 माइनस 104.5 करेंगे, कितना आएगा? 0.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7, और ठीक है 7.5 यूनिट आ जाएगा, और 7.5 यूनिट बराबर 180 रुपये के है। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी कितना है दोस्त? 100 यूनिट है, 100 यूनिट का मान बताना है। 100 यूनिट बराबर क्या होगा? 180 बटे 7.5 गुणे 100। यहाँ से दशमलव हटा देंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, और 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, कितना आ जाएगा? 600 गुणे में 4, तो कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, यानी 2400 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यह 2400 कब सही होगा? जब आप इस प्रश्न को सही करेंगे। 500 कम मूल्य पर खरीदा और 180 कम में बेचा जाता है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ। ठीक है, टोटल माप कितने हैं दोस्त? 15 माप हैं और कितने सेंटीमीटर प्राप्त किया गया है? 50 सेंटीमीटर। इनकी मापों का जो मान माध्य है यानी औसत है वो 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। लेकिन यह पाया गया कि 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था। यानी 61 सेंटीमीटर दर्ज करना था, लिखना था 61 और लिख दिया गया 46, तो कितना कम लिख दिया गया है? 15 यूनिट कम लिख दिया गया है। यानी कि 15 टोटल, इन 15 में से टोटल में 15 और जुड़ेगा। अब अगर टोटल में 15 और जुड़ेगा और यहाँ पर 15 है तो औसत में कितना जुड़ेगा? 15 बटे 15 कर देंगे, बराबर कितना जाएगा? 1, और 50 में से 1 को जोड़ देंगे तो औसत कितना होना चाहिए? 51 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी सही माध्य क्या होगा? 51 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3/4 ऑफ, इसे सही बटे को सबसे पहले बटे में लिख लेते। 5 एकम 5 3 8, 8/5 माइनस 1 और 5 को गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5 प्लस 2 बटे में कितना है? 24, और माइनस 6 और 2 का गुणा कर लेते तो 6 दूनी 12।
भागित 4 है, गुणा लगा देंगे 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, और जब गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6/5 माइनस 5 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 3/24 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा 12, गुणे कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 6 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9, माइनस के 9 आ जाएगा, और बटे में ये कितना है 5 और ये लिखा है 12 और ये 4, तो 5 गुणे 12 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं तो क्या है, इधर देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौको 12 और ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 3/4 चौको 16 और 16 पंचे 80, तो माइनस का 3/80 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है यदि संख्याओं 5 7 9 12 13 टी 20 और 20 का औसत टी है तो टी का मान कितना होगा। देखिए अगर इनका औसत टी है तो इनका योग कितना होगा, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्याएं हैं, इनका योग करेंगे, अगर औसत टी है तो योग कितना होगा 7 होगा, यानी औसत को इन संख्याओं की कितनी संख्या है इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, और इन्हें जोड़ देते हैं तो कितना होगा 5 + 7 + 9 + 12 + 13 + टी और +20, ये कितना हो जाएगा 7 × टी यानी 70 हो जाएगा, और टी को उठा करके इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा। जब इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, यानी 66 आ जाएगा, और टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 6 से काट देंगे, 11 × 6 = 66, यानी टी का मान कितना आएगा दोस्त, टी का मान यहाँ पे 11 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 3/4 भागित 3/4 ऑफ 3/4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 3 त्रिक का 9 बटे 4 चौको 16। ठीक है, तो भागित 3 त्रिक का 9 बटे 4 चौको 16, और फिर गुणा में क्या लिखा हुआ है 4/3, और ये प्लस लगा है 5/2 भागित 2/5 है, लेकिन ऑफ में क्या लिखा हुआ है 5/4, तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 2 × 2 2/4, 2/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है 2/3 माइनस 2/3 ऑफ 5/6 लिखा हुआ है, 2 से काटेंगे 2 3 6, कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको क्या करेंगे गुणा लगा देंगे और संख्या पलट देंगे, तो 3/4 गुणे 16/9 गुणे 4/3 प्लस इनको भी पलट देंगे तो 5/2 गुणे 4/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 9 को ले लेंगे एलसीएम, और यहाँ पर कितना 3 त्रिक का 9, तो 3 दूनी 6 और -5 कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 16/9 बचा इधर, प्लस इधर 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा +5 बचा, और माइनस का 1/9 बचा, तो 9 ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, और यहाँ है 16, 9 पंचे 45 + 45 माइनस का 1। ठीक है, तो कितना बचेगा, इसको घटा देंगे, इसमें 45 - 1 44 हो जाएगा, और 44 + 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 + 16 आ जाएगा 60/9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, यानी 20/3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 8800 में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हमें 8080 का चाहे तो यूज ना करें तब भी यह प्रश्न आ जाएगा। अगर कहा जा रहा है कि जिस रेट में बेची गई है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 5/7 है, यानी ऐसे समझिए सीपी का 5/7 क्या है एसपी है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 5/7 है। तो अगर हम यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो बनाए दोस्त, तो यह क्या हो जाएगा सीपी ऊपर 7
और SP कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कोई वस्तु 7 में खरीद करके 5 में बेची गई है तो हानि कितने की हो रही है 2 की, और कितने में से 7 में से गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा हानि प्रतिशत निकल आएगा। तो 200/7 आ जाएगा, और 200/7 का मतलब 7 दूनी 14, 7 अटे 56, 4 60/7 यानी 28 सही, 4/7 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लासा और मासा 1729 और 7 हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। संख्या देखिए, एक संख्या ले लेते हैं कितना होगा 7x, और दूसरी संख्या कितना होगा 7y। ठीक है, एक संख्या 7x, दूसरी 7y। 7x 7y मानने का क्या कारण है, क्योंकि इनका मासा जो है महत्तम समापवर्त क्या है वो है 7। ठीक है, और अगर 7 है तो इसका मतलब दोनों संख्याएं 7 के गुणज होंगी। तो पहली संख्या मान लेते हैं 7x होगा, दूसरी संख्या 7y होगा। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 42 है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। 7 कॉमन करेंगे और 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा x माइनस वाई 6 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें यानी 7x गुणे 7y करें तो संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है लासा गुणित मासा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 से इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28 और 7 सत्ती 49, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आया 247 आया है। अब हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढ रहे हैं इस 247 के कि उनका अंतर 6 हो और दोनों आपस में सह अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अंतर 6 हो और यहाँ पर इनका गुणा 247 हो। तो जब ऐसे दो फैक्टर ढूंढेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19 और 13। 19 गुणे 13 करेंगे तो 247 आ जाएगा, और 19 में से 13 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब उन दोनों संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू आ गई है 19 और y की वैल्यू आ गई है 13। अगर हमें इनका योग निकालना है तो संख्याएं हमने क्या मानी थी 7x और 7y, तो 7x प्लस 7y कर देंगे। x की जगह पर x की वैल्यू रख देंगे तो 19 गुणे 7 प्लस 13 गुणे 7, यानी अगर हम यहाँ से 7 को कॉमन कर लें तो x प्लस वाई कितना होगा 19 प्लस 13, तो 9 3 12 के 2, हाथ से लगा 1 2 1 3, 7 गुणे 32 आ जाएगा। जब 7 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 22, कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दिया जा रहा है कि किसी टंकी का में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। मान लीजिए टंकी का रिसाव A है और यह टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। एक नल है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। यानी मान लीजिए एक दूसरा नल है वो है B और यह प्रति मिनट 10 लीटर पानी तो भरता है, लेकिन जब इन दोनों को चलाया जाता है तो टंकी पूरी भरी होने के बाद भी 10 घंटे में खाली हो जाती है। अगर टंकी की टोटल क्षमता देखें तो 30 ले लेंगे, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 10 तियाँ 30, यानी कि ए जो है वो टंकी को 5 यूनिट खाली कर रहा है 1 घंटे में, और ए और बी जब मिल जाते हैं तो 1 घंटे में टंकी 3 यूनिट खाली हो रही है। इसका मतलब इस बी की क्षमता क्या होगी, बी जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ए क्या कर रहा है 5 यूनिट खाली कर रहा है, अगर बी 1 घंटे में 2 यूनिट भर देगा तो दोनों मिल करके 1 घंटे में 3 यूनिट ही पानी खाली कर पाएंगे। ठीक है, तो बी की जो क्षमता आ गई है वो 2 यूनिट आ गई है, लेकिन यह क्षमता घंटे में है, यानी 1 घंटे में बी 2 यूनिट पानी यहाँ पे खाली कर रहा है। अब देखिए अगर बी के बारे में यहाँ पर देखा जाए, टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जो दूसरा नल है बी वह प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। बताइए अगर 1 मिनट में यह 10 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा। तो इसे क्या करेंगे हम घंटे में बदलने के लिए मिनट को 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है तो हम इसे 60 से गुणा कर दें तो यह कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 लीटर। तो 60 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा? 600 लीटर पानी भरेगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा? यहाँ 600 लीटर पानी भरेगा। अब बताइए, अगर इस नल की क्षमता 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरने की है और 1 घंटे में यहाँ 600 लीटर पानी भरा जा रहा है इस नल के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 यूनिट बराबर है 600 लीटर के। ठीक है, और टंकी की टोटल क्षमता कितने यूनिट है? 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट बराबर यानी इसका 15 गुना, तो 30 यूनिट बराबर क्या होगा? इसका भी 15 गुना कर देंगे, 15 छक्के 90, यानी कि 9000 लीटर। तो टंकी की क्षमता यहाँ से क्या आ जाएगी? 9000 लीटर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियाँ समान टुकड़ों में काटी जानी हैं, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 8 मीटर और 14 मीटर का एलसीएम ले लेना है, सॉरी एचसीएफ ले लेना है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो बस वही इसका एचसीएफ होगा। अगर इनके हम अभाज्य गुणनखंडों में 8 को तोड़ें तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। और अगर इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें तो 2 गुणे 7। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 2 इनमें कॉमन है, यानी 8 और 14 का जो एचसीएफ होगा दोस्त वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा या 2 मीटर होगा, है ना, क्योंकि मीटर में है तो 2 मीटर होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई है वो कितनी होगी? 2 मीटर होगी, अगर इन्हें बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है एक व्यक्ति और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? ये क्वेश्चन सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पिछली सेट में भी आया था और इसी तरह का इस सेट में भी आया है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है SSCGD, है ना, तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए, अगर बराबर दूरी है जाने और आने की तो यहाँ पर औसत चाल बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पिछले सेट में भी मैंने बताया था, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, और x और y क्या है? ये वाली चाल और ये वाली चाल। एक चाल को x मान ले, एक चाल को y मान ले और यहाँ पर इनको रख दें, तो 2 गुणे 60, 60 गुणे 40 यहाँ पर आ जाएगा, और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 चौको 24 और 24 दूनी 48। तो इनकी औसत चाल क्या होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? हमें वह धनराशि ज्ञात करनी है। अब देखिए, 15% दिया गया है और 15% का अगर फ्रैक्शन बनाए तो कितना होगा? 3/20 होगा, और नीचे हर में संख्या है 20 और वर्ष दिए गए हैं 2, तो हम मूलधन को मान लेते हैं 2 दूनी 4 यानी 400 मान लेते हैं। पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 का 3/20 यानी 60 होगा, और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? 60 तो 400 का होगा और इस 60 का कितना होगा? 9 होगा, और इन दोनों का अंतर यह टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है और जो केवल मूलधन पर मिला है यह इतना साधारण ब्याज है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा दे तो बचेगा कितना? 9 यूनिट, और 9 यूनिट बराबर 225 दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 पंचे 45 यानी 25। तो 400 यूनिट बराबर क्या होगा? 400 गुणे 25 बराबर 25 चौको 100 और ये 00, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10,000 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में ब्याज 210 प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कितना अतिरिक्त, यानी 210 से कितना ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा। तो अगर 3.5 यूनिट की बात करें, 3.5% जो है दोस्त वो 210 यूनिट के बराबर है, यानी 210 रुपये के बराबर है।
अगर 4% में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा ये पूछा जाए तो 3.5% से 4% कितना ज़्यादा है, तो केवल और केवल 0.5% ज़्यादा है। तो हम निकाल लेंगे कि अगर 3.5% बराबर 210 के है तो 5% बराबर क्या होगा, 210 बटे में 3.5 गुणे 5.5, और यह दशमलव हट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पर जो 30 रुपये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर कितने रुपए आ जाएंगे, 30 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें अतिरिक्त कितना प्राप्त हो रहा है, 0.5% ही प्राप्त हो रहा है। तो यह 0.5% किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मुकुल ने 9,300 की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपये अर्जित किए। अगर साधारण ब्याज है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 4 वर्ष का जो ब्याज दिया गया है यह कितना है, 2400 है। प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज लगता है तो एक वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्त, 600 होगा। देखिए हमने एक वर्ष का क्यों निकाला, क्योंकि हम यहाँ पर एलिगेशन का यूज करेंगे और प्रश्न का आंसर निकालेंगे। ठीक है, 9,300 मूलधन है। अगर 5% का एक वर्ष में ब्याज देखा जाए तो कितना होगा, 5% की दर से एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 5 × 15 और 5 × 45 = 46, 465 रुपये का यहाँ पे ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। अगर 8% की दर से यहाँ पर देखा जाए तो एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 8 त्रिक 24 और 8 × 72 और 2 74, यानी 744 रुपये का एक वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा। जबकि एक वर्ष में ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है, क्योंकि कुछ राशि इधर दी गई है और कुछ इधर दी गई है, तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 600 का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे और इसमें से घटा देंगे 600 में से 465 को, 744 में 600 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 144, और 600 में से 465 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और 9 में से 6 गया 3, और 5 में से 4 गया 1, 135 बचेगा। ठीक है, अब हम इसे 9 से विभाजित कर लेते हैं, क्योंकि यह अनुपात आ गया है, यहाँ पर राशियों का अनुपात आ गया। 9 से विभाजित करेंगे तो 9 कम 9, 9 छाके 54 अनुपात 9 1 कम 9, 9 पंचे 45, तो कितना आ जाएगा, 16:5। बस यही हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपये है। देखिए ये ऐसा प्रश्न है जिसे आप अगर परीक्षा में देखें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी होने वाला है, काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो छूट दी गई हैं, परसेंट दिए गए हैं, ये भी ऐसे दिए गए हैं कि इन्हें फ्रैक्शन से भी लगाने में बहुत कठिन होगा। इसीलिए हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, इस प्रश्न में यूज करेंगे x + y + xy बटे 100 का। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल यह बात करी जाए कि कौन सी श्रृंखला इस ग्राहक के लिए यानी इस व्यापारी के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इसे सामान खरीदना है, तो इसमें जो समतुल्य बट्टा है यानी जो समतुल्य छूट है वह किसमें ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी इस वाले में, क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है और जहाँ पर सबसे बड़ा नंबर दिख जाए वह छूट सबसे ज़्यादा होगी। अगर इनके छूटों का योग बराबर हो, इनका योग देखिए क्या है, 5 3 8 2 10 और यह 50% की यह टोटल छूट है, और यह भी अगर देखा जाए तो 12 और 13 25 25 50% इधर भी है, 50 इधर भी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यह 45 3 और 2 के पार्ट में है या 25 12 और 13 के पार्ट में है। तो सबसे पहले इनमें क्या निकालना होगा, समतुल्य बट्टा दोनों का निकालना होगा कि क्या होगा, और फिर उनका अंतर निकालना होगा, क्योंकि वही हमसे पूछा जा रहा है कि मैं एक श्रृंखला का चयन करना है, वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है, मतलब इस बट्टे और इस बट्टे के बीच में कितना अंतर है, 15,000 रुपये में कितना अंतर आएगा। तो अगर सबसे पहले इस बट्टे में समतुल्य बट्टा निकालें, 45 3 और 2 का समतुल्य बट्टा निकालें, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 45 3 48 और 48 माइनस 3 × 5 15, 3 × 4 12, 1 13, 1.35 आ जाएगा। इसे घटा देंगे तो कितना आएगा, 5, और 9 में से 3 घटेगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 4 46.65 आ जाएगा। अब अगर 46.65 और 2% का निकालें तो कितना होगा, 46 2 48.65
माइनस 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 1 13, 2 छाके 12, 1 13, 2 चौको 8, 1 9, तो कितना आ जाएगा 0.9 3 3 0 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इसे घटाया जाता है तो कितना आ जाएगा 7 और 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 9 7 16 यानी 7.74 यानी कितना आ जाएगा 47.717 आ जाएगा। ठीक है, तो 47.717% की इसके जो समतुल्य बट्टा होगा वो होगा। अगर इनका समतुल्य बट्टा निकाला जाए तो क्या आएगा 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, माइनस 12 और 25 करेंगे कितना आ जाएगा 300, तो कितना आएगा 3 बराबर 300 कितना आ जाएगा 3.00 आएगा, तो 3 आ जाएगा। और यह कितना आएगा 34 आएगा। 34 और 13 का निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 4 3 7 3 1 4 47 आ जाएगा। और माइनस 13 चौको 52, 13 3 39 और 39 5 44 यानी 442, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव 4.42 आ जाएगा। अगर इसे निकालें सॉल्व करें माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 8 5 और 0.24, तो 42.58% आएगा। समतुल्य बट्टा किसका ज़्यादा है, इस वाली श्रृंखला का ज़्यादा है, यानी पहली वाली श्रृंखला का समतुल्य बट्टा ज़्यादा है। अगर हमें इनका अंतर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। 47.717 में से 42.58 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 8 3 11 और यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब यह अंतर आया है और इतने ही रुपए यह बचा रहा है, इतना परसेंट ही बचा रहा है अगर इसमें ना खरीद करके इसमें खरीदे तो। अब यह इतने परसेंट कितने रुपए के बराबर होगा, तो 15,000 गुणे 5.137 बटे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 15 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा 0, 15 सत्ते 105 के 5 हासिल लगा 10, 15 तियाँ 45 और 10 कितना होगा 55 हासिल लगे 5, 15 कम 15 5 20 का 0 हासिल लगे 2, 15 25 75 और 2 77 और 2 अंक 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा कितना आ जाएगा 770.55 आ जाएगा। यही यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन यह प्रश्न इतना टाइम टेकिंग है कि इसे अगर स्किप कर दिया जाए और बाद में समय मिले तो फिर इसमें ट्राई किया जा सकता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस प्रश्न को करने लगेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी पेपर होता है तो उस पेपर में ज़्यादातर प्रश्न इजी आते हैं, लेकिन 1 से 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो जो इजी प्रश्न है उन्हें सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, और जो टफ प्रश्न होगा या फिर टाइम टेकिंग प्रश्न होगा, जो है तो सरल लेकिन उसमें कैलकुलेशन करना है, उसमें टाइम लगना है, तो उस प्रश्न को सेकेंड अटेम्प्ट में अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, और जो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर r और h दिया गया है, बेलन का त्रिज्या है 10 और ऊंचाई है 15, तो 2 पाई इंटू r कितना है 10 और ऊंचाई कितना है 15 है, अनुपात 4 पाई, और यहाँ पर r स्क्वायर है तो r कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 5, इनका अनुपात निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15 कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 3:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। देखिए, अगर व्यय समान रखना है, अगर व्यय कांस्टेंट हो जाए तो जो कीमत होती है, कीमत का जो रेशियो होता है वह जो है खपत के रेशियो के अपोजिट होता है।
तो कीमत अगर यहाँ पर 100 से 133 हो रही है, 33% बढ़ रही है, तो जो उपयोग है, खपत है या उपभोग है, यानी अगर हम चीनी की खपत की बात करें, क्योंकि हमें व्यय बराबर रखना है, तो उसका रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर पहले 133 रहा होगा तो अब कितना होगा, 100 होगा। क्योंकि व्यय बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर क्या होता है, किसी भी वस्तु की कीमत और वह कितनी यूज की जा रही है। अगर हम खर्च निकालें तो देखिए, पहले अगर 133 यूनिट चीनी लाई जा रही थी और 100 रुपये कीमत थी, तो इनका गुणा कर देंगे, वह कितना होगा 13,300। और अगर अब खपत कीमत 133 हो गई है, तो खपत कितनी कर दें, 100 कर दें, तो खर्चा कितना रहेगा, 13,300 रहेगा। इसका मतलब खपत जो है यानी उपयोग जो है चीनी का, वो 133 से कितना होगा, 100 होगा। तो कितनी कमी होगी, 33, और बटे में कितना कर देंगे, 133 कर देंगे। इसे ही आप ट्रिक समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 33% बढ़ रहा है, आप इसे ऊपर रखें और 100 में से 33 को जोड़ करके 133 नीचे रखें और 100 से गुणा करा दें। लेकिन इसके पीछे लॉजिक जो होता है वह भी आपने यहाँ पर समझ लिया। गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3300, और इसे भाग दे देना है 133 से, तो कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, कितना आएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 4 बार, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 एक 13, 4 एकम 4 एक 5, कितना बचेगा यहाँ पे 8, 0 1, 108 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 4 से एक ही ऑप्शन की स्टार्टिंग हो रही है, ऑप्शन डी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 दशमलव कुछ आएगा। पता है कि एक ही ऑप्शन है, बस यही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और उनमें 52 रुपये प्रति केजी की दर वाला 120 किलोग्राम चावल मिला दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस मिश्रण को किस दर से, मतलब कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए 60 केजी चावल खरीदा और कितने केजी खरीदा, 120 केजी खरीदा। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 1:2। तो हम यहाँ पर 60 और 120 से कैलकुलेशन ना करके 1 और 2 से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। 1 केजी चावल और 2 केजी चावल, 1 केजी चावल 42 रुपये प्रति केजी वाले से खरीदा तो 42 रुपये, और 2 केजी चावल 52 रुपये प्रति केजी वाले से खरीदा तो 52 रुपये इसका रेट है। अगर 1 किलो खरीदा तो 1 गुणे 42, 42 रुपये 1 किलो का है, तो 1 किलो कितने का होगा, 42 रुपये का ही होगा, है ना। और अगर 2 किलो खरीद रहा है, 1 किलो 52 रुपये का है, तो 2 किलो कितने रुपए का होगा, तो यहाँ से रुपए निकल आएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 104। टोटल कितने रुपए उसके खर्च हुए इन 3 किलो चावल खरीदने के लिए, 1 केजी ये और 2 केजी ये। टोटल चावल कितना खरीदा, 3 केजी, और 3 केजी का जो रुपया है वो कितना लगा, तो 4 और 2 6, और यहाँ पर 4, 146 रुपये के उसने 3 किलोग्राम चावल खरीदे। ठीक है, अब अगर उसे 20% का लाभ लेना है तो उसे कितने में बेचने पड़ेंगे, ये 3 केजी चावल, तो 3 केजी चावल 146 के 120% में बेच दे, तो 20% का इसे लाभ हो जाएगा, बटे में कितना कर दिया जाएगा, 100। अब देखिए 3 केजी तो पूछा नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 1 केजी कितने रुपए में बेचने चाहिए। तो 1 केजी की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 146 गुणे 120 बटे 3 गुणे 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसका गुणा करा देंगे तो 4 छंग 24, और 4 चौको 16 के 6, 4 चौको 16 और 2 18, 18 के 8, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 584 बटे कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 58.4 रुपये हो जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिनों में पूरा करता है। देखिए मान लीजिए काम x है और x का 2/3 हिस्सा 10 दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल x काम कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 गुणे 3/2, यानी 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी लिखेंगे। ए को लिख लेते हैं कितने दिन, 15 दिन में, और बी उस काम का कितना हिस्सा है, 4/5 हिस्सा 8 दिन में। तो 4/5 अगर 8 दिन में है तो हम इसे क्या करेंगे, 8 को 5/4 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2/3 हिस्सा 10 दिन में,
तो पूरा हिस्सा कितने दिन में, 10 गुणे 3/2। संख्या को पलट करके गुणा कर देंगे। जब संख्या को पलट करके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी यहाँ पर 10 दिन में पूरा काम कर पाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 30, यानी टोटल जो काम है वो 30 है। 15 दूना 30, यानी ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। दोनों की क्षमता मिला दें तो 5 है और दोनों साथ मिल करके 5 दिनों तक काम करते हैं। 5 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 25 काम कंप्लीट कर लेंगे। शेष काम, अगर 30 में से 25 काम हो जाएगा तो काम बचेगा कितना दोस्त, 5 बचेगा। और शेष काम सी 6 दिनों में अकेले पूरा करता है। अगर 5 काम बचा हुआ है और इस 5 काम को करने में सी को 6 दिन लगते हैं, यानी सी की क्षमता कितनी होगी, 5/6 होगी। तो सी अकेले उस काम का 75% हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर हम यहाँ पर 30 का 75% हिस्सा निकालें तो 30 गुणे में 75 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यह होगा 30 का 75% हिस्सा। और अगर C की क्षमता है 5/6 तो हम इसे भाग दे देंगे 5/6 से, या फिर 6/5 से गुणा कर दीजिए। अगर इसे हम 5/6 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भाग को गुणा में बदल लेंगे और संख्या पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 तियां 75, 25 चौको 100। ठीक है, तो 3 तरफ का 9 यानी 90/4, 90/4 गुणे कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 से इधर काटेंगे कितना आ जाएगा, 45। 5 से काटेंगे तो 5 ने 45 और गुणा कर देंगे तो 9 त्रिका 27। यानी सी को कितना समय लगने वाला है, 27 दिन लगने वाले हैं 75% काम पूरा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामू और सोमू की मासिक आय 6:5 है। जो आय है वो कितनी है, 6 और 5, रामू की और ये है सोमू की। ठीक है, और जो इनका व्यय है, खर्च है, वो कितना है, 7:6 है। और इनकी जो बचत है वह कितनी है, 1500 और 1000। मैंने क्या बताया था कि जब भी दो ऐसी अनुपात दिए जाएं जिनका अंतर करने पर यहाँ पर जो तीसरी संख्या हमें दी जा रही है वो प्राप्त हो, तो हम इस तरह से लिखेंगे और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आय का मतलब क्या होता है कि इनकी कमाई कितनी है, और व्यय का मतलब क्या होता है कि इसका खर्चा कितना है। अगर हम कमाई में खर्च को घटा दें तो बचत हमारा निकल आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो 15 छक्के 90 और 10 का गुणा इधर करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 दामा 70, यानी 7000 माइनस 9000 या फिर 9000 माइनस 7000, क्योंकि हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, हमें केवल अंतर निकालना है। तो 9000 में से 7000 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 6 छाके 36 और 7 पंचे 35, तो 35 36 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर 2000 के है। रामू की मासिक आय बतानी है, रामू की मासिक आय कितनी है, 6, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 दूनी 12, 12,000 रुपये होगा। और 12,000 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x अनुपात y बराबर 5:2 दिया गया है, तो यह अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए हमें इस तरह का प्रश्न जब भी यहाँ पर अनुपात में पूछा जाए और इस तरह से दिया जाए तो हमें क्या करना है, बस x की जगह पर कितना लिखा हुआ है 5 और y की जगह पर कितना लिखा हुआ है 2, तो x बराबर 5 लिख देंगे और y बराबर 2 लिख देंगे, बस यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर x बराबर 5 लिखे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, माइनस y बराबर 2 लिख दे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अनुपात x बराबर 5 लिखे तो 14 पंचे 70 और y बराबर 2 लिखें तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब इनको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 और 2 22, अनुपात इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 और यहाँ पर 4, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी 1:2 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है, प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 432 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। देखिए यह जो क्वेश्चन है दोस्त, यह श्रृंखला पर आधारित है, यानी यह समांतर श्रेणी का प्रश्न है, लेकिन हम
समांतर श्रेणी के फार्मूले वगैरह इसमें यूज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, 6.5, 5.5, 5 और 6, बस इस तरह से हैं। तो हम 6 घंटों तक का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि 6 घंटों में बस को चलने में 6 घंटे में वह कितनी दूरी चल सकती है। अगर कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तो पहले घंटे में वह कितनी दूरी चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी, और दूसरे घंटे में भी कितनी चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी। लेकिन कहा जा रहा है प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। अगर आप तीसरे घंटे की बात करें तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसकी चाल 8 घंटे बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। और चौथे घंटे में फिर कितनी हो जाएगी, फिर 88 ही रहेगी। और 5वें घंटे में क्या हो जाएगी, इसमें से फिर 8 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगी। और छठे घंटे में फिर देखें तो कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी दूरी को जोड़ने पर 432 किलोमीटर आ रहा है, क्योंकि हमें चलना कितना है, केवल और केवल 432 किलोमीटर ही चलना है। और जब 432 किलोमीटर ही चलना है तो देखेंगे कि यहाँ पर कितने घंटे तक वह चली है। जहाँ तक जोड़ने पर हमें 432 किलोमीटर मिल जाए, यानी गाड़ी 80 किलोमीटर चली, फिर 80 चली तो कहाँ पहुँची, 160 किलोमीटर में। इस तरह से जहाँ वो 80 किलोमीटर पहुँची बस उतने ही घंटे हमें लगेंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले घंटे में 80 और दूसरे घंटे में 80 कितना हुआ, टोटल 160 हुआ। और 160 प्लस 88 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 प्लस 88, ये तीसरे घंटे में कितना चल जाएगी, 8, और 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, कितना आएगा, 248। तो 3 घंटों में 248 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी। और चौथे घंटे में फिर 88 कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 8 16, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, 1 13 के 3, हासिल लगा 1, कितना आ जाएगा, 336। यानी चौथे घंटे में यह गाड़ी कितना पहुंच जाएगी, 336 पहुंच जाएगी। अब 5वें घंटे में देखें तो 5वें घंटे में 96 और चलेगी, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 10 3 13 के 3, हासिल लगा 1, 432। यानी 5वें घंटे में यह कार 432 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। इसका मतलब क्या है, इसे 432 किलोमीटर की दूरी चलने में टोटल कितना समय लगेगा, तो इसे टोटल 5 घंटों का समय लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हमें कैलकुलेशन तो करना नहीं था, इसलिए हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अगर हमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना होता तो फिर हम समांतर श्रेणी का यूज करते और फिर उसमें फार्मूला क्या लगाते, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जब ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न के जो ऑप्शन है यह गलत यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर यह इनके पात्रों की धारिता है तो यह क्या होगा, धारिता का मतलब होता है कि आयतन दिया जा रहा है। और जब आयतन का अनुपात 2.7 अनुपात 12.5 है, हम इनका अगर दशमलव हटा दें क्योंकि अनुपात है तो क्या होगा, 27:125 है। यह आयतन का अनुपात है। तो अगर हम इनके अंदर पात्रों की त्रिज्या का अनुपात निकालें, जो पात्र होगा, मान लीजिए ये अर्धगोलाकार या फिर गोलार्ध पात्र हैं या फिर बेलनाकार पात्र है, कोई भी पात्र हो, इसका जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी, इसका क्यूब रूट कर देंगे। जब हम इनका क्यूब रूट कर देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। और क्यूब रूट करने पर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। लेकिन यह 3:5 सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यह किसका अनुपात है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, और क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा काहे में होती है, स्क्वायर में होती है। तो हम इनका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 3 तरफ का 9:25 यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसको हम ऑप्शन बना देते हैं 9:25। ठीक है, अगर यहाँ पर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा, 9:25 ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी गर्ल्स कितनी है 8 और बॉयज कितने हैं 7 अनुपात में है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात कितना होगा।
हमें प्रतिशत में यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनमें एक एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, क्योंकि अनुपात में है तो जीरो किसी भी संख्या से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी 10 से गुणा कर दिया, इसमें भी 10 से गुणा कर दिया। अब इनका अनुपात अब भी 8:7 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह 80 है और यह 70 है। अब यहाँ पर 10% की वृद्धि होगी। अगर 80 में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 8 की वृद्धि हो जाएगी, और 80 + 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 10% होगा 7, 20% होगा 14, और 14 की 70 में वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इनका नया अनुपात क्या होगा, तो नए अनुपात के लिए क्या करेंगे, अब इसे 4 से विभाजित कर देंगे। 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 22:21 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या में 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है। किसी संख्या में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि वह 80% रहेगी, तो 20% घटाने पर वह 80% रह जाएगी। और 55 घटाया जा रहा है तो 20% बराबर ही किसके बराबर है, 55 के बराबर है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। 4/5 को अगर परसेंट में बदला जाए तो यह कितना होता है, 80% होता है। यानी हमें मूल संख्या क्या निकालना है दोस्त, 80% निकालना है, मतलब इसे 4 गुना कर देना है। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, 4 पंचे 20 और 2 22, यानी यहाँ पर 220 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50, 30 और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो हमें प्रतिशत में वैल्यू दी जा रही है यह इतनी आसान है कि हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन से इसे सक्सेसिव मेथड के से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम समतुल्य बट्टे के लिए x + y + xy बटे 100 का यूज इस प्रश्न में नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। 50% की क्या मिल रही है दोस्त, छूट मिल रही है, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2 होगा। यानी 2 में से हमें छूट कितनी मिली, 1 की, तो बचा कितना, 1। ठीक है, अब 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/10 होगा। यानी 10 में से छूट कितनी मिल रही है, 3, तो बचा कितना, 7। और 20% में से फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, 1/5, यानी 5 में से कितना छूट मिली, 1, तो बचा कितना, 4। और यह हमारा बन गया है सक्सेसिव। और इसको क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। जब इसे गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 10 × 100 था पहले, और फिर छूट के बाद कितना बचा, तो 4 × 7 = 28, 1 × 28, पहले 100 था, फिर इसमें कुछ छूट मिली और छूट के बाद यह 28 बचा है। तो कितना छूट मिला है, 72 छूट मिली है 100 में से। तो कितने % छूट मिली है दोस्त, 72% की छूट मिली है। और यह एक लेटेस्ट और नया तरीका आपने सीखा आज इस क्लास में, इस लास्ट प्रश्न में। इसके बाद यह क्लास ख़त्म होती है और कल आप लोगों को फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर प्रश्न में आपको कुछ कठिन और कुछ सरल प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादातर प्रश्न एवरेज रहेंगे, तो आपको क्या करना है, सरल प्रश्नों को कर लेना है, फटाफट से एवरेज प्रश्नों को कर लेना है। जो बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या फिर कभी कभी ऐसा होता है गलत प्रश्न भी आ जाता है, तो उसमें आपको फंसना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है प्रश्न को छोड़ करके। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 25 में से 20+ प्रश्न करने हैं। यानी आपको 22 से 23 प्रश्न भी अगर आ जाएं तो आपने 100% कर लिया है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मैथ्स में एवरेज हैं या फिर आप कमज़ोर हैं तो आपके लिए एक सीरीज मैं चला रहा हूं जिसमें SD यादव बुक का सलूशन करवा रहा हूं। एक तरफ से टाइप वाइज सलूशन मैं इसमें करा रहा हूं। संख्या पद्धति चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद वर्गमूल एंड घनमूल, वर्गमूल और घनमूल चैप्टर की शुरुआत इसमें हो चुकी है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे यह क्लास आपको मिलती है, तो इस क्लास के साथ भी जुड़ जाइए और पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ SSC GD की यह सीरीज कंटिन्यू है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए SSC GD का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही 2021 वाले लाने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दिखाइए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।
जो मर्जी है वीडियो के साथ करिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।